साथियों नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग तरह की कहानी को सुनेंगे। हम सुनेंगे मणिपुर की दुख भरी कहानी। आए दिन मणिपुर की खबरें हमारी नींद उड़ा रखी है। इस घटना ने बहुत कुछ सोचने, समझने और छानबीन करने को मजबूर कर दिया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम मणिपुर में हो रहे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे भारत देश के 7 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जिन्हें आमतौर पर 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, अद्भुत सुंदरता के कारण मणिपुर को भारत का गहना ज्वेल्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसके प्राकृतिक सुंदरता के कारण मणिपुर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। भारत के सबसे अनुपम और खूबसूरत राज्यों के रूप में मणिपुर की गिनती होती है। लेकिन आज यही भारत की गहना फिर से तपने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है वजह? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। मणिपुर की आबादी लगभग 38 लाख है। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतेई, कुकी और नागा। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल उस प्रदेश के बीच में है। ये पूरे प्रदेश का लगभग 10% हिस्सा है, जिसमें 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादातर वैष्णव हिंदू रहते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़ों के अनुसार सूबे में कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाके में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से कुकी और नागा जनजातियाँ हैं। ये दोनों ही जातियाँ मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अतिरिक्त मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। भारतीय संविधान में कुकी और नागा समुदाय को एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। वहीं मैतेई समाज को ओबीसी या एससी का दर्जा दिया गया है। मैतेई समाज को दूसरे जगह में बसने, यूँ कहें एसटी की ज़मीन खरीदने की छूट नहीं है, बल्कि अन्य सारी सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती हैं, जो पहाड़ी इलाके में रहने वालों से बेहतर है। वहीं नागा और कुकी पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इसी की वजह से दोनों समुदाय में मतभेद होते रहे हैं। मैतेई समाज एसटी दर्जा पाने की मांग वर्षों से कर रहे थे। 27 मार्च 2023 को जब हाईकोर्ट ने मैतेई समाज को एसटी में शामिल करने का फैसला सुनाया, तब से कुकी समुदाय के विभिन्न संगठन जैसे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, आदिवासी एकता मार्च आदि ने आक्रोश दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि वे पहले से ही अल्पसंख्यक हैं। इनके आने से उनकी रोजगार, नौकरी, संस्कृति, जमीन आदि पर प्रभाव पड़ेगी। और देखते ही देखते यही बात हिंसा का रूप ले लिया। दंगे फसाद इतने उग्र हो गए थे कि लोगों की जानें जाने लगी थी। अब तक करीब 3 महीनों में 160 से अधिक लोग अपना जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा हजारों लोग बेघर हो गए हैं और संपत्ति का नुकसान का तो अभी तक ठीक से आकलन भी नहीं लगाया गया है। आज भी 50,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। साथियों, एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि जब कुकी समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच एक वीडियो वायरल होने लगी थी, जिसमें एक मैतेई लड़की का शव एक बोरे में बंद दिखाई गई थी। उस वीडियो में यह भी दिखाया गया था कि यह बर्बरता कुकी समाज वालों ने किया है। इसे सुन मैतेई भड़क गए और आग उगलने लगे। यही बदले की आग ने उन 2 कुकी आदिवासी बहनों पर हैवानियत की हदें पार करते दिखी। उन्होंने उन्हें नंगा बीच सड़क में घुमाया, मॉलेस्ट किया और सामूहिक बलात्कार भी किया गया। लेकिन साथियों, जिस वायरल वीडियो के लिए 2 बहनों पर हैवानियत किया गया, वह वीडियो मणिपुर की नहीं थी। वह वीडियो दिल्ली की बताई जा रही है, जिसका कुकी समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। यह पूरी फेक वीडियो ही वायरल हुई थी हिंसा फैलाने के लिए।
साथियों, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मणिपुर में, ये किसका हाथ है, क्यों हो रहा है ऐसा, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं एक पीड़िता की पति की दर्द भरी कहानी, जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि क्या इंसान भी जानवर बन सकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसने अपने देश की रक्षा के लिए कसम खाई थी, लेकिन अपनी ही पत्नी की रक्षा ना कर सका हो। उसकी बेबसी की कल्पना कीजिए, जब उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए, एक दरिंदों की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे शरीर से एक एक धागा उतार देने पर भी मन नहीं भरा। सैकड़ों की भीड़ ने हैवानियत की हदें पार कर दी। भीड़ के भेड़ियों ने उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप किया। वह इस दर्द भरे दास्तान अपने शब्दों में बताते हैं। मैं भारतीय सेना की असम रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर था। मैंने कारगिल युद्ध में भी देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और भारतीय सेना के रूप में श्रीलंका में भी तैनात था। मैंने देश की रक्षा की, लेकिन मुझे दुख है कि मैंने अपनी पत्नी और साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका। मैंने अपनी पत्नी को हैवानियत से नहीं बचा सका। इस घटना को लेकर स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उनका दर्द छलक गया। उसने बताया कि 4 मई की सुबह एक भीड़ ने इलाके के कई घरों को जला दिया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया और उन्हें लोगों के सामने गांव की सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया गया। जब यह सब कुछ हो रहा था, तब पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को कड़ी सजा मिले जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं को अपमानित किया। साथियों, बताते चलें कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद 4 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है। मेन आरोपी का तो घर ही जला दी गई, वहां की मैतेई महिला संगठन के द्वारा। साथियों, तो ये थी बस एक दर्द भरी कहानी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 महीनों से ये घटनाएं हो रही हैं और ना जाने क्या क्या हो रही हैं। वैसे भी वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए। एन बीरेन सिंह, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, के एक इंटरव्यू को सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं। एनडीटीवी के एक एंकर के द्वारा सवाल पूछे जाने पर कि इस वायरल वीडियो पर आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब जवाब देते हैं कि ऐसी घटना आम बात है, ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं। एंकर पूछती हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं? जवाब होते हैं, ऐसे घटनाओं के हजारों एफआईआर हैं, कितनों पर ध्यान दें। यह वीडियो लीक होने के कारण ही आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और फ़ोन काट दिया जाता है। साथियों, इन सारी घटनाओं के बीच में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीनों से भी अधिक 76 दिनों तक चुप्पी साधे हुए थे। कहीं वही तो मास्टरमाइंड नहीं इस दंगे का। जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो 8 मिनट के भाषण में सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर के लिए शोक व्यक्त किया, बाकी बातें इधर उधर फेंकी गई। जब दंगे हो रहे थे देश के अंदर, तो विदेश यात्रा पर क्यों थे? दूसरा सवाल है कि मणिपुर की सरकार, जो कि डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार है, तो क्यों नहीं रोक पाई इस दरिंदगी को? मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह क्यों इस्तीफा नहीं दिए? तीसरा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए हिंसा रोकने, पर उसका कुछ चला नहीं, क्यों? शायद घूमने गए थे, दंगा रोकने नहीं। चौथा सवाल है इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले गोदी मीडिया से, जिन्होंने पूरे 1.5 महीनों में एक बार भी मणिपुर की घटना को प्रसारित नहीं किया। प्रसारित किया गया तो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी और एसडीएम ज्योति मौर्य को। साथियों, ऐसा क्यों? कहीं हमारी मीडिया किसी की दलाली तो नहीं कर रही? थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिन्होंने हमें सच्चाई को दिखा सका। 5वां सवाल हर एक नागरिक अपने आप से पूछ रहा है कि क्यों आदिवासी समुदाय टारगेट किया जा रहा है? कहीं नंगा घुमाया जा रहा है तो कहीं सिर पर पेशाब किया जा रहा है। क्यों क्रिश्चियन टारगेटेड महसूस कर रहे हैं? मुस्लिम समुदाय तो पहले से ही नज़र में चढ़े हुए हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली हमारी सरकार
क्यों हमारे हिंदू भाइयों को दूसरे भाइयों से उलझा रही है? क्या इन दंगों से हिंदू धर्म, जिसे एक सनातनी धर्म कहा जाता है, बदनाम नहीं हो रहा है? हिंदुत्व खतरे में नहीं, शायद बीजेपी का स्वार्थ खतरे में है साथियों। और ना जाने कितने ही सवाल हमारे जहन में उत्पन्न हो रहे हैं साथियों। मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी खुलासा हुआ है कि पूंजीपतियों को हमेशा साथ देने वाली हमारी सरकार की नज़र वहाँ के हिंदू भाई बहनों पर नहीं, बल्कि पहाड़ियों में छिपे अपार खनिज संपदा पर है। लेकिन जब तक वहाँ आदिवासी हैं, यह कदापि छीना नहीं जा सकता है। इस बात को सरकार अच्छी तरह से जानती है। इसलिए मासूम हिंदू भाइयों का ब्रेन वॉश कर धर्म, जाति और ज़मीन के नाम पर आदिवासियों के बीच लड़ाने का काम कर रही है, ताकि वहाँ बसे आदिवासी तंग आकर पहाड़ी इलाका खाली कर दे और उनका स्वार्थ पूरा हो जाए। साथियों, तो ये थे कुछ सवाल जो हमारे जहन में विभिन्न टीवी न्यूज़पेपर, सोशल मीडियाज़ के माध्यम से गूंज रहे थे, और ना जाने कितने ही सवाल आपके मन में भी उत्पन्न हो रहे होंगे। साथियों, इन सब समस्याओं के होने के बावजूद हम एक अच्छे नागरिक बने रहें। हम भगवान से दुआ करें कि वह हमें इन नेगेटिव हवा के झोंकों से बचाए रखें। आइए हम उन महान आत्माओं के आदर्शों पर चलते रहें। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। उसने कहा है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा नहीं, अहिंसा को अपनाएं। नफरत नहीं, प्यार बांटें। ईर्ष्या नहीं, दया का भाव बिखेरें। संत फ्रांसिस असीसी द्वारा रचित यह प्रार्थना हमारी सोच को एक नई दिशा देगी। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का साधन बना। जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम उपजाऊं। जहाँ भूल हो वहाँ क्षमा भावना ला सकूं। जहाँ फूट हो वहाँ मेल करा सकूं। जहाँ असत्य हो वहाँ सच्चाई ला सकूं। जहाँ संदेह हो वहाँ विश्वास जगा सकूं। जहाँ निराशा हो वहाँ आशा का संचार कर सकूं। जहाँ अंधकार है वहाँ उजाला लाऊं। जहाँ उदासी हो वहाँ आनंद फैला सकूं। हे प्रभु, ऐसी कृपा दे कि मैं दिलासा पाने की बजाय दूसरों को दिलासा दूं। स्वीकृति पाने की बजाय दूसरों को स्वीकार करूं। प्रेम पाने की बजाय प्रेम प्रदान करूं, क्योंकि स्वयं को भुलाने में ही हम पाते हैं। क्षमा करने में ही हमें क्षमा मिलती है, और मृत्यु के द्वारा ही हम अनंत जीवन में जन्म पाते हैं। साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।